कृष्णपल्ली नाम का एक गांव था। वहाँ शारदा नाम की एक महिला रहती थी। पति ना होने की वजह से वो कड़ी मेहनत करती है और बेटी शांति की अच्छे से शादी कराती है। बेटे रमेश को अच्छी शिक्षा देती है। बेटी शांति और उसके पति किरण उसी गांव में रहते थे। रमेश कठिन परिश्रम करता है एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए। इस प्रक्रिया के दौरान अनामिका नाम की एक अमीर महिला से उसे प्यार हो जाता है। इस बात का पता चलते ही अनामिका के पिताजी शंकर शारदा से मिलने आते हैं। देखिए शारदा जी, वैसे तो मुझे ये प्रस्ताव पसंद है, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी ने प्यार किया है तो मैंने स्वीकार कर लिया है। शादी के बाद मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे बेटे को मेरे यहाँ आना होगा। अगर आप इसके लिए मंजूर है तभी शादी होगी। शंकर जी ऐसा कहते हैं। शंकर जी की बातों पर शारदा कहती है, बच्चे अगर खुश है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ रह रहे हैं। ऐसा शारदा कहती है। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश और अनामिका दोनों की शादी हो जाती है। रमेश अपनी माँ को छोड़ के अनामिका के घर पे चला जाता है। वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगता है और अपनी माँ को पूरी तरह से भूल जाता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। रमेश को अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन उसके ससुर जी आके उससे कहने लगते हैं, देखो रमेश, मैंने इतनी कमाई है कि 15 पीढ़ियों तक बैठ के खाए, फिर तुम्हें यह नौकरी करने की क्या जरूरत। उनकी ऐसी बातें सुनकर रमेश ने भी नौकरी छोड़ दी और घर पे ही बैठ जाता है। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन रमेश की माँ उससे मिलने आती है। वहां पे जो वॉचमैन था रमन, वो उसे देख के कहता है, बीवी जी, आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर ही खड़े रहिए। किससे मिलना है बताइए, मैं उनको जाके बताऊंगा। देखो, मैं अनामिका की सासू माँ हूँ। रमेश मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दो। शारदा कहती है। फिर भी वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं देता है। पहरेदार सूचना भेजता है कि शारदा आई है, लेकिन ना तो अनामिका और ना ही रमेश बाहर आता है। वो बहुत देर तक धूप में खड़ी रहती है, इंतजार करती है। काफी देर होने के बाद भी जब कोई नहीं आता है, शारदा को बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस चली जाती है। घर जाने के बाद वो बहुत उदास महसूस करती है और सोचती है, आज रमेश और मेरा जन्मदिन है। हर साल हम मंदिर जाया करते थे, भगवान की पूजा देते थे और केक काटते थे। वो भले ही भूल जाए, पर मैं नहीं भूल सकती क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ऐसा सोचकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। तब तक शारदा की पोती कावेरी वहां आती है। कावेरी शारदा की बेटी है। वहां कावेरी केक ले आती है और शारदा से कहती है, दादी, आज मामा और आपका जन्मदिन है, इसीलिए मैं आपके लिए छोटा सा केक लाई हूँ। ये छोटा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, आप बुरा ना माने। हर साल मुझे याद रहता है। इस साल मुझे पता है कि मामा नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं ले आई। कावेरी कहती है। शारदा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। कावेरी छोटी बच्ची होने के बाद भी अच्छी अच्छी बातें करके शारदा के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है और उसे केक काटने को कहती है। शारदा ना चाहते हुए भी कावेरी की खुशी के लिए, ताकि वो बुरा ना मान जाए, वो केक काटती है। कावेरी तालियां बजाकर एक टुकड़ा केक का शारदा के मुंह में डाल देती है। शारदा खुशी से कावेरी को गले लगा लेती है। इसी तरह वो दिन निकल जाता है। उसके 4 दिनों के बाद अनामिका का जन्मदिन आता है। अनामिका और रमेश दोनों शारदा से मिलने आते हैं। सासू माँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन ये जन्मदिन बहुत खास है क्योंकि आपके बेटे ने मेरी जिंदगी में प्रवेश किया है। उसके प्रवेश करने के बाद ये पहला जन्मदिन समारोह है, इसीलिए आपको अनिवार्य रूप से वहाँ उपस्थित रहना होगा। वैसे आप रमेश के जन्मदिन पर क्यों नहीं आई सासू माँ? इस तरह अनामिका शारदा से कहती है। तब तक रमेश अपनी माँ से कहने लगता है, शायद माँ खेत के काम में व्यस्त होगी, इसीलिए नहीं आ पाई। रमेश इस तरह कहता है। वो दोनों थोड़ी देर वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तब तक कावेरी वहाँ पे आती है। नानी, अनामिका मामी तो अच्छी है, लेकिन मामा मन से बदल गए हैं। उन्होंने आपको अपने जन्मदिन पर आमंत्रित ही नहीं किया और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ और कह दी। आपको कुछ समझ में आया नानी? शारदा मन ही मन रोएगी, पर एक शब्द बुरा नहीं कहेगी। 4 दिन ऐसे ही निकल गए। उसके बाद कावेरी तैयार होके शारदा के पास आती है। कावेरी शारदा से कहती है अनामिका के जन्मदिन पर चलने के लिए, पर शारदा जाने के लिए मना कर देती है।
क्योंकि रमेश ने शारदा से कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, वहां पे मत आना, बहुत अपमान होगा। उस बात को सोचकर शारदा ने अपनी पोती कविता को जाने से मना कर दिया। ये बात पता चलते ही अनामिका अपने पति को सबक सिखाने के लिए अपने पति साथ ही अपने रिश्तेदारों को शारदा के घर लेके पहुंचती है। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अनामिका दिल की बहुत अच्छी है, ये जानकर शारदा बहुत खुश होती है। उसके बाद से अनामिका, रमेश और शारदा तीनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो एक चौराहा था। वहां के सिग्नल पे कार, बस सभी आके रुकते थे। जब कोई गाड़ी आके रुकती थी, अनामिका जो गर्भवती थी जाके फूल बेचा करती थी। बेबी जी, फूल ले लीजिए, यहाँ हर तरह का फूल है, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा। इस तरह से वो फूल बेचा करती थी। लोगों को जरूरत होती थी तो वो फूल खरीदते थे। हर दिन फूल बेचकर शाम तक अनामिका घर लौट जाया करती थी। इस तरह जो पैसे वो कमाती थी उससे वो अपनी जीविका चलाती थी। ठीक उसी तरह वो एक दिन सिग्नल पे फूल बेच रही थी। अचानक से अनामिका को चक्कर आता है और वो बेहोश होके गिर जाती है। एक गाड़ी आके ठीक उसके सामने रुकती है। अरे तुम कौन हो, उठो। इस तरह वो अनामिका को उठाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी से सीधा अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर अनामिका की जांच करते हैं। ये आपकी कौन लगती है? वो डॉक्टर इस तरह पूछती है। फिर वो महिला कहती है कि ये मेरी दोस्त है, इसका नाम अनामिका है। ये गर्भवती है और बहुत ही कमजोर है। क्या ये ठीक से खाना और दवाइयाँ नहीं ले रही है? वो कहती है कि उसे ये सब नहीं पता। ये सिग्नल पे खड़े होकर फूल बेच रही थी और बेहोश हो गई। उस वक्त मैं वहाँ जहाँ पहुँची तो उठा के उसे अस्पताल ले आई। इस तरह उसने कहा। बहुत ही कमजोर है, अगर समय पर ठीक से भोजन या दवाइयाँ ना ले तो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह डॉक्टर कहती है। वो भी डॉक्टर की बातों पे हाँ कहती है। फिर दवाइयाँ लेके इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद अनामिका होश में आती है। अनामिका अपनी दोस्त को सामने देखकर कहने लगती है, कविता, तुम मुझे यहाँ ले आई हो? कविता ने कहा हाँ। ये सुनकर बहुत बहुत शुक्रिया कविता, तुम मुझे समय पर अस्पताल ले आई। इस तरह अनामिका धन्यवाद कहती है। फिर कविता दवाइयाँ देकर कहने लगी, अनामिका ये सब क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पास में ही होटल था ना, फिर तुम सिग्नल पे फूल क्यों बेच रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही फूटी है। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर कविता कहने लगी, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ, आराम करो। तुम क्यों कष्ट करोगी? अनामिका कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, कहकर वो अनामिका को घर छोड़ने जाती है कार से। फिर अनामिका कविता से कहती है, यहाँ तक आई हो तो कॉफी पीकर जाओ ना, कहती है। कविता विनम्रता से कहती है कि अभी नहीं। अनामिका के बहुत विनती करने पे कविता राजी हो गई और फिर उसके साथ अंदर गई। वहां अंदर अनामिका के पति, सास, ससुर तीनों जन बिस्तर पे पड़े हुए थे। तीनों की हिलने तक की परिस्थिति नहीं थी। ये सब देखकर कविता कहती है, अनामिका तुम्हारे पति, सास, ससुर को क्या हुआ है? कविता मैंने कहा था ना, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। मेरे गर्भवती होने की खुशी में हम तीनों खुशी खुशी मंदिर गए। लौटते समय हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। मैं मामूली घायल हुई, पर वो तीनों गंभीर तरह से घायल हुए और कोमा में चले गए। बहुत खर्च हुए, मैंने होटल बेच दिया, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य पे कोई सुधार नहीं है। सब लेटे लेटे बिस्तर पर ही करते हैं। अनामिका इस तरह रोते रोते सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर कविता उदास हो गई, पर अनामिका को सांत्वना दी। अनामिका को कहती है धैर्य रखने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद कविता अनामिका से कही, अनामिका जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने घर के पीछे ही फूलों का बगीचा लगाया है। उन फूलों को बेचकर ही पैसे कमाती हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं, ऐसा अनामिका कहती है। फिर अच्छा है कहकर कविता ने पीछे का दरवाजा जैसे खोली, वैसे ही उसे फूलों का बगीचा दिखा।
कविता को वो बगीचा बहुत ही सुंदर लगता है। वहां वो काफी समय बिताती है और फिर वहां से वो घर लौट जाती है। घर पहुंच के कविता अनामिका के बारे में ही सोच रही थी। कभी अनामिका ने मुझे बहुत मदद की थी, बहुत अच्छी इंसान है। कभी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा होगा। वो बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसकी जरूर मदद करूंगी, नहीं तो फिर दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं। कविता ऐसा सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह कविता अनामिका के घर जाती है और अनामिका से कहती है, अनामिका, मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर से बात की है। बिना कोई फीस के, बिना खर्च के वो तीनों का इलाज करने के लिए तैयार है, वो भी हैदराबाद में। तुम्हें 1 रुपए की भी खर्च नहीं करनी होगी, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी। बस 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा और यहाँ के फूलों के बगीचे को मैं अच्छे व्यापार में बदल दूंगी, विश्वास करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें हमारी बचपन की दोस्ती याद है, इसलिए तुम इतनी मदद कर रही हो, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अनामिका ऐसा कहती है। उसकी बातें सुनकर कविता कहती है, इसमें क्या है, हमारे बीच में कोई सॉरी या थैंक यू नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद वो उन तीनों के साथ साथ अनामिका को भी लेके हैदराबाद के अस्पताल में जाती है। अनामिका वहीं रहती है और उनकी देखभाल करती है। कुछ महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अनामिका के पति, सास और ससुर तीनों ठीक हो जाते हैं और वो गांव वापस लौट आते हैं। वहां कविता बहुत मेहनत करती है और छोटे फूल के व्यवसाय को बड़े व्यवसाय में बदल देती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। अनामिका अपने पति, सासू माँ और ससुर जी को उस बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो सभी कविता को धन्यवाद कहते हैं। अब से इस व्यापार का तुम लोग देखभाल करो, ऐसा कविता कहती है। कविता, तुमने इतनी मेहनत करके इस छोटे से व्यापार को इतने बड़े व्यवसाय में बदल दिया। ये पूरा परिश्रम तुम्हारा है। मेरा पूरा परिवार इसके लिए तुम्हारे आभारी रहेंगे। पर ये न्याय नहीं होगा। इस व्यापार को तुम ही देखो, मैं कोई दूसरा व्यापार शुरू कर लूंगी, तुम बस ना मत कहना। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातों पर कविता ना नहीं कह पाती और हाँ कह देती है। वो फिर से होटल का व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।